औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रोग्राम क्या होता है, उसके बाद हमने प्रोग्राम एप्लीकेशंस के बारे में देखा था और आखिर में हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि किसी भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक सिंटैक्स और सेकंड सिमेंटिक। एक था सिंटैक्स, एक था सिमेंटिक। सिंटैक्स को हमने क्या कहा था? सेट ऑफ रूल्स या ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी तरह सिमेंटिक को हमने क्या कहा था कि सिमेंटिक ऐसी चीज़ होती है जो मीनिंग प्रोवाइड करे। सिमेंटिक गिव मीनिंग टू द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, एक ये बात कही थी। और सेकंड पॉइंट हमने सिमेंटिक में क्या कहा था कि सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामिंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, पहली बात तो ये क्लास 10th और सेकेंड ईयर दोनों का कॉमन लेक्चर है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर बात की जाए आम ज़बान के अंदर कि हम अपनी जनरल लाइफ में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए किसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, फ़ारसी हो, अरबी हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कि हमें एक दूसरे की बात समझ आ जाए। तो उसी तरह कंप्यूटर तो एक बेजान मशीन है और हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन भी करनी है, उसको इंस्ट्रक्शंस भी देनी है। तो कैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे? तो कंप्यूटर को जिस तरह इंस्ट्रक्शंस दी जाती है या जिस चीज़ से इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ द वे मीडियम थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट टू द कंप्यूटर। सेम उसी तरह जिस तरह हमारी जनरल लाइफ के अंदर बाकी ज़बानों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसी चीज़, ऐसा ज़रिया जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करें, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज के हमारे पास दो मेन या दो बेसिक टाइप्स होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज, नंबर 2 हाई लेवल लैंग्वेज। नंबर 1 लो लेवल लैंग्वेज, नंबर 2 हाई लेवल लैंग्वेज। फिर लो लेवल लैंग्वेज के आगे हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है ये मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ये मशीन के लिए लैंग्वेज होती है। ये मशीन, कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी और मशीन आसानी से समझ सकती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इतनी आसानी से नहीं होती। अब इसके अंदर जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर किसी ने अगर कोडिंग करनी है तो उसको हार्डवेयर की एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। क्या चीज़? हार्डवेयर की एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। आम बंदा या मेरे जैसा बंदा, आपके जैसा बंदा इसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। वो हाई लेवल प्रोग्रामर्स होते हैं जिनको डीप नॉलेज होती है किसकी? हार्डवेयर की, कि हार्डवेयर प्रोग्राम कैसे हुआ है, कैसे हार्डवेयर ने चलना है, वो लोग ज़्यादातर इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। अब ज़रा इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 डिजिट्स को ऐड करना है, ठीक है? उसको अगर मैं लिखता हूँ मशीन लैंग्वेज के अंदर, हमें पता है कि मशीन लैंग्वेज किस पे काम करती है? बाइनरी डिजिट्स पे। और बाइनरी डिजिट्स हमारे पास क्या होते हैं? या 0 होगा या 1 होगा। बाइनरी 2 ही डिजिट्स हैं। अगर हमें इसकी एडिशन करनी है और मशीन लैंग्वेज में अगर मुझे कोड लिखना पड़ जाए तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर मैंने ए और बी को ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल A+B ऐड करना है मैंने, और इसका रिजल्ट मुझे चाहिए। तो अगर मैं इसको मशीन लैंग्वेज में कोड लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कोड है कि हमने ए और बी को ऐड किया, उस ए और बी के एडिशन के लिए ये कोड मुझे पूरा लिखना पड़ा। तो इसको समझना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। इसको समझना मुश्किल है, लेकिन मशीन इस पे चलती है, मशीन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है ये लैंग्वेज, इसीलिए मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आम लोग या जो है छोटे प्रोग्रामर्स इसमें प्रोग्रामिंग नहीं करते, बहुत हाई लेवल के ऊपर इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। इसीलिए मशीन प्रोग्रामर्स बहुत कम होते हैं जो मशीन लेवल पे प्रोग्रामिंग कर सकते हों। अब इसका हल तो निकालना था, हमने इंस्ट्रक्शंस तो कंप्यूटर को देनी है। अब कैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे? तो क्या किया गया? उसके बाद हमने असेंबली लैंग्वेज बनाई। असेंबली लैंग्वेज, हर मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है, हर मशीन की असेंबली लैंग्वेज अलग होती है। यानी एक मशीन की असेंबली लैंग्वेज किसी दूसरी मशीन के ऊपर वर्क नहीं करेगी, ठीक है? तो अब क्या किया कि हमने मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा आसान यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल टाइप की हमने एक लैंग्वेज बनाई। कौन सी लैंग्वेज बनाई? असेंबली लैंग्वेज बनाई। अब अगर इसी कोड को मैं असेंबली लैंग्वेज में लिखूँ तो कैसे लिखेंगे? मिसाल के तौर पर मैंने ए और बी को ही ऐड करना है, मैं लिखता हूँ
फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कोड लिख दिया। अब ये मशीन लैंग्वेज की निस्बत जो मेरा मशीन कोड था, जो बाइनरी में कोड था, मशीन कोड किस में था, बाइनरी में कोड था, उसकी निस्बत ये वाला कोड मुझे समझना आसान हो गया। कुछ ना कुछ समझ आ रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है लोड ए, लोड बी, स्टोर रिजल्ट इन सी और उसके बाद ऐड बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज है उससे किसी हद तक असेंबली लैंग्वेज आसान हो गई, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ गई। लेकिन इसमें भी देखें तो इसको भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर क्या किया गया, हमने प्रोग्रामिंग तो करनी थी, इंस्ट्रक्शंस तो देनी थी, तो फिर इसका हल क्या निकाला गया, हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप की। हाई लेवल लैंग्वेज से पहले एक और बात बताऊं कि असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है अब ये बाइनरी में तो नहीं है। और अभी हमने बात की कि मशीन लैंग्वेज या बाइनरी, मशीन कौन सी लैंग्वेज समझती है, बाइनरी समझती है, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं समझती। तो क्या होगा, अब इस कोड को जो हमारा असेंबली लैंग्वेज में था ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा किस में, बाइनरी में। जब तक ये कोड बाइनरी में ट्रांसलेट नहीं होगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वो चीज़ जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर बाइनरी फॉर्म में, उसे क्या कहा जाता है, असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी असेंबली लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करता है किस में, मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी कोड के अंदर। अच्छा, अभी जिस तरह हमने बात की असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा हमें समझना तो आसान हो गया, लेकिन उसके बावजूद क्या है, ये आसानी से समझ नहीं आ रहा। तो फिर हमने क्या किया, इसका हल क्या निकाला, हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप की। हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप करने का फ़ायदा क्या हुआ कि इजीली अंडरस्टैंड, कौन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, ह्यूमन। ह्यूमन कैन इजीली अंडरस्टैंड, ह्यूमन कैन इजीली राइट प्रोग्राम, ह्यूमन कैन एडिट, मॉडिफाई, रीनेम, डिलीट प्रोग्राम, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न, इजी टू मैनेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न, इजी टू मैनेज इंसानों के लिए। फिर से वही बात, मशीन तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को नहीं समझ सकती। अब हाई लेवल लैंग्वेज का कोड, जिस तरह हमने कहा था लो लेवल लैंग्वेज मशीन ओरिएंटेड, मशीन को समझ आने वाला कोड, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश ओरिएंटेड कोड होता है। इसमें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारी सी या C++ है तो वहाँ पर हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करेंगे। प्रिंट के लिए, स्कैन के लिए प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इनपुट लेने के लिए सी इन, सी आउट, C++ के अंदर ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो ये सारा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के कोड इंसानों के लिए समझना, ह्यूमन रीडेबल तो हो गया, लेकिन अब जाहिर बात है जिस तरह हमने कहा असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर चाहिए, तो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड भी डायरेक्टली मशीन पे नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और कौन ट्रांसलेट करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करने के लिए दो चीजें यूज होती हैं, नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रीटर। नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रीटर। कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर का इस्तेमाल करती हैं और कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रीटर का इस्तेमाल करती हैं। अब 10th वाले स्टूडेंट्स 9th में ये पढ़कर आए हुए हैं, कहाँ पर, सॉफ्टवेयर के टॉपिक के अंदर लैंग्वेज प्रोसेसर्स, और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए हैं, वो भी सॉफ्टवेयर के टॉपिक में लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर में हमने क्या बात कही थी, जो ट्रांसलेट करते हैं लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो वहाँ पर हमने क्या कहा था कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करता है, लेकिन कैसे, पूरे के पूरे कंप्लीट सोर्स कोड को एट अ टाइम, एक ही दफ़ा में पूरे के पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। जबकि इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, लाइन, पहली लाइन होगी उसे ट्रांसलेट करा, एग्जीक्यूट करा, फिर सेकंड लाइन पे, तो इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन। अच्छा, यहाँ पे एक आपने बहुत खास ख्याल रखना है, जब भी कंपाइलर या इंटरप्रीटर की आपने डेफिनेशन लिखनी है, फॉर एग्जांपल कंपाइलर की डेफिनेशन, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैराग्राफ, कंप्लीट पैराग्राफ का वर्ड यूज़ करते हैं, कंप्लीट लाइन का वर्ड यूज़ करते हैं, या कंप्लीट पेज का वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं कि एक जो हमारा सोर्स कोड होता है उसमें कई पैराग्राफ हो सकते हैं। अब आपने क्या लिखा है, कंप्लीट पैराग्राफ, इसका मतलब है सिर्फ एक पैराग्राफ, जो कि गलत है। अगर लाइन की बात की तो एक सोर्स कोड में बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं। आपने क्या लिखा है, कंप्लीट लाइन, उसका मतलब है एक लाइन, ठीक है। इसी तरह अगर आपने पेज की बात की तो एक सोर्स कोड में बहुत सारे पेज हो सकते हैं। वर्ड क्या यूज़ करना है, कंप्लीट सोर्स कोड, हमेशा कंप्लीट सोर्स कोड का ही वर्ड आप लोगों ने यूज़ करना है, वरना मार्क्स कटेंगे। और इंटरप्रीटर में सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। अच्छा, सोर्स कोड क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, आपने पढ़ा होगा 9th में, अगर याद है तो, ऐसा कोड
जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखें, उसे हमने क्या कहा था? सोर्स कोड। और जो हमारे पास दूसरा कौन सा कोड था? ऑब्जेक्ट कोड। ऐसा कोड जो ट्रांसलेट होने के बाद मशीन लैंग्वेज में आ गया, उसे हमने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट कोड। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इसे आप पढ़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करें, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।